हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज गुल्लिक एंड उर्विक, contribution of Luther Gulick and Linder Ulrich in the classical administrative theory, and we'll read about their biography and their contribution related to the management of administration in organizations। एक एक करके हम सब कुछ देखेंगे। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनके बारे में जाने, इनके थोड़ा सा बायोग्राफी जाने। क्यों? क्योंकि इनके प्रिंसिपल्स जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है इनका बैकग्राउंड जानना, इनका क्या ओपिनियन रहा होगा, क्योंकि ये इनके बैकग्राउंड से रिलेट करेगा। सो एक एक करके हम इनका बैकग्राउंड देखेंगे, फिर इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा मैनेजमेंट थ्योरी में, और इन्होंने हेनरी फ्योल के एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को कैसे आगे बढ़ाया, क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या सपोर्ट किया। सो एक एक करके देखते हैं। बेसिकली देखिए, अभी क्या है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर का चैप्टर है वो चल रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इसका, प्रसाद एंड प्रसाद। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक एक थिंकर्स के कंट्रीब्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट थ्योरीज क्या रहे, इस सब में उनका ऑर्गेनाइजेशन में क्या उनका योगदान रहा है, ये सब करके एक एक करके देख रहे हैं। सो कन्फ्यूज मत होइएगा कि कितने थिंकर आ रहे हैं। भाई बहुत थिंकर, कम से कम 20 थिंकर पढ़ने हैं आपको, तो एक एक करके उनके बारे में जानिए, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका पब्लिकेशन। बेसिकली इतना ही आएगा यूजीसी नेट में। सो स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला थिंकर जो है हमारे, गुल्लिक जी। सो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा गुल्लिक, तो बस इनका पहले पूरा नाम क्या है? लुथर, सॉरी, लुथर हाल से गुल्लिक। His full name is Luther Halse Gulick. In short, we say that Luther Gulick. And his life span from 1890 to 1993. He was born in Japan. सो इनका जो कि जन्म जापान में हुआ था, और जापान में 12 ईयर रहे, स्टे 12 ईयर। एंड देन मूव टू अमेरिका। और इनका अमेरिका में ही सारा जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, सारी पढ़ाई अमेरिका में हुआ। एंड देन मूव टू यूएसए। यूएसए में इनका क्या हुआ, इनका जो कि पॉलिटिकल साइंस में अपना पीएचडी वगैरह किए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। एंड फिर लीट डॉक्टरेट की पढ़ाई की। मतलब बहुत सारे इन्होंने, मतलब कि इनका जो क्वालिफिकेशन रहा बहुत ही हाई रहा है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, सब इनका जो कि डिग्री हासिल किए वो इन्होंने यूएसए में हासिल किया। एंड सारा पढ़ाई करने के बाद इन्होंने जो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसके डायरेक्टर भी रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने नेशनल डिफेंस काउंसिल में भी सर्व किया है, नेशनल डिफेंस काउंसिल। ड्यूरिंग वर्ल्ड वर्ल्ड वार। और जो यूएसए का न्यूयॉर्क सिटी है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। एंड आल्सो सर्व एज ए प्रोफेसर, प्रोफेसर भी रहे हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो कैरियर रहा बहुत ही ब्राइट रहा, उनका स्टडी भी बहुत हाई हुआ था, क्योंकि पीएचडी वगैरह सब किए थे। और
जापान में इनिशियली 12 ईयर रहे, देन मूव टू यूएसए वेयर दे ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड आल्सो ऑब्टेन देयर डॉक्टरेट डिग्री एंड वर्क एज अ डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड आल्सो सर्व इन नेशनल डिफेंस काउंसिल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर एंड एक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी एंड आल्सो वर्क एज अ प्रोफेसर। सो आप लोग समझ सकते हैं कि इनका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक जगह काम किया इन्होंने। तो इनका आप लोग समझ सकते हो कि इन्होंने जो थ्योरीज दिए होंगे, इनके जो फिलॉसफी रहे होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन को लेके कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होंगे। ये तो रहा बेसिक जो बायोग्राफी रहा गुलिक जी का, उसके बारे में मैंने बताया। अब थोड़ा लिंडल उर्विक जी के बारे में देखते हैं, क्योंकि देखिए गुलिक एंड उर्विक इनका कंट्रीब्यूशन साथ साथ में रहा है। इन्होंने जो पब्लिकेशन दिया मिल के दिया, इसलिए ये दोनों थिंकर को हम एक साथ पढ़ेंगे। उर्विक, लिंडल उर्विक इनका जो फुल नेम है, लिंडल फोन्स उर्विक। और जो इनका लाइफ स्पेम रहा है वो रहा है आपका 1891 टू 1983 एंड ही वाज बोर्न यूके में। इनका जो बर्थ हुआ था यूके में हुआ था। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन ही ज्वाइंड फैमिली बिजनेस, अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किए। एंड देन ही ज्वाइन द, और उसके बाद इन्होंने आर्मी ज्वाइन किया। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वार, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। और वहां पे इन्होंने आर्मी में मेजर रैंक तक काम किया। देन वहां से भी इनका रिजाइन दे दिया। एंड उसके बाद इन्होंने एज ए डायरेक्टर काम किया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में इन्होंने एज ए डायरेक्टर काम किया। एंड देन ही वर्क एज अ एडवाइजर टू द ट्रेजरी, वर्क एज ए एडवाइजर टू द ट्रेजरी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। देखिए आप लोग इनका करियर देख रहे कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक गए। इन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, आर्मी में भी काम किया। तो मतलब कि इनका एक्सपीरियंस रहा है वाइड, वाइड ऑर्गेनाइजेशन रहा है, बेसिकली वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। और वहाँ पे इन्होंने एक मैनेजमेंट लाइक क्वालिटीज सीखे और उनके ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए क्या है थ्योरीज दिए, प्रिंसिपल्स दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और इनका एक्सपीरियंस भी रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड देखिए वहाँ का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, उन्होंने एक कमिटी बनाया, उर्विक कमिटी। ही चेयर द उर्विक कमिटी appointed by Ministry of Education for investigation what educational facilities are required to ensure adequate training
required to ensure adequate training to its manager. आप देख सकते हो कि इन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने एज ए चेयरपर्सन काम किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वहाँ के अपॉइंट किया था, उर्विक कमेटी बनाया था, उसके चेयरमैन रहे। और उन्होंने मतलब कि वहाँ के जो मैनेजर थे उनके एफिशिएंट ट्रेनिंग कैसा हो मैनेजमेंट फील्ड में, उसमें इन्होंने काम किया है। और ये मैनेजमेंट को स्प्रेड किया है वाइडली ग्लोब, मतलब यूएसए, इंडिया, बहुत से कंट्रीज में अपने फिलॉसफी को इन्होंने बताया है, समझाया है। तो इनका कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा रहा। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, he was a key figure in the establishment of administrative staff college at Henley on Thames, now called Henley Management College। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है उसके स्टेबलाइजमेंट में इनका की फिगर रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है उसके स्टेबलाइजमेंट में इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। सो वी हैव सीन द biographies of Lyndall Urwick and Luther Gulick, and their career, their growth, their enhancement, their contribution. Now we will go in combine Gulick and Urwick contribution to the classical administrative theory. One more important thing, Gulick and Urwick had a rich experience in the working of civil service, military and industrial organization. It is because of this that one finds continued reference to discipline and efficiency in their writings. They borrowed concepts like line and stop from the military organization. जो हम चैप्टर सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया था, लाइन एंड स्टाफ एंड ऑक्सिलरी प्रिंसिपल्स, तो उसमें बताया था कि जो ये कंसेप्ट आया स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज का जो कंसेप्ट आया बेसिकली कहाँ से बोरोड था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से था। तो एक जो कंसेप्ट दिए जो लाइन एंड स्टाफ का, ये बेसिकली हमें गुलिक एंड उर्विक जी ने दिया था। तो इन्हीं दोनों ने क्या था, इनका एक्सपीरियंस रहा है जो कि डिफेंस में, मिलिट्री में और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी रहा है। तो एक कंसेप्ट लाइन एंड स्टाफ का कंसेप्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से गुलिक एंड उर्विक ने अडॉप्ट किया है। गुलिक एंड उर्विक borrowed फ्रॉम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे लुथर गुलिक एंड लिंडल उर्विक जी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के स्कॉलर हैं, थिंकर्स हैं। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर के द्वारा एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट थ्योरी जो कि क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, जो कि हेनरी फ्योल के द्वारा बताया गया है। ये दोनों थिंकर इन दोनों थ्योरी से क्या थे, प्रभावित थे, इंप्रेस्ड है, और इस दोनों थ्योरी को उन्होंने क्या किया, एडवोकेट किया। They influenced by machine model of a man developed by Taylor's. The studies in industrial management conducted by Henry Fayol also influenced their thinking. और इनका भी कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को लेके रहा है। उसके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इन्होंने फोकस किया है और उसमें एफिशिएंसी कैसे लाया जाए उसको सारे जो इनका प्रिंसिपल रहा है वो साइंटिफिकली दिए हैं। इनके प्रिंसिपल क्या थे, साइंटिफिकली थे, क्योंकि इन्होंने टेलर के प्रिंसिपल को एडवोकेट किया है, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को एडवोकेट किया है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हेनरी फ्योल और टेलर दोनों का मेन फोकस था ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को लेके, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर को फोकस किया था, उसके एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए उस पर जोर दिया था। तो उसी फिलॉसफी के लोग क्या किए, कंटिन्यू किए, और इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल को लेके, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को लेके, फंक्शन को लेके, स्ट्रक्चर को लेके। क्लासिकल थ्योरी जो हमारा रहा है, क्लासिकल थ्योरी
classical theory reached its zenith in 1937 when paper on the science of administration by Gulick and Urwich was published। देखिए जो हमारा क्लासिकल थ्योरी था वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है गुलिक एंड उर्विक जी का, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय गुलिक एंड उर्विक पब्लिश्ड इन 1937। बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है गुलिक एंड उर्विक जी का। और इसी पब्लिकेशन के बाद हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, पॉपुलराइज हुआ। और इसी बुक में इन्होंने अपने सारे प्रिंसिपल्स दिए, अपने सारे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, और जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय हेनरी फ्योल था उसको इन्होंने क्या किया, फोकस किया, उसको एडवोकेट किया, उसको क्या किया, आगे बढ़ाया और अपने बुक को पब्लिश किया, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 1937। और इस बुक में इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को लेके बात किया है। जैसा कि हम देखें कि हमारे हेनरी फ्योल जी ने भी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी को लेके बात किया है, और इन्होंने भी अपने बुक्स में ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी के रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि जो हमारा क्लासिकल थ्योरी बाय हेनरी फ्योल उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ निग्लेक्टिंग द ह्यूमन फैक्टर ड्यू टू ही फोकस ऑन द इकोनॉमिक मैन कंसेप्ट। एंड सेम वे उर्विक एंड Gulick also focused on the structures of organization and neglecting the human factors, on which they were also criticized. Gulick and Urwick focused their efforts on the discovery of neutral principles based on which the structure of the organization can be designed. They said that the principles deal with the architectonic of the formal organization and are directed at enhancing the degree of organizational efficiency. Gulick specified the following 10 principles of organization. Most important, Gulick specified the following 10 principles of organizations. Let's see one by one what are the 10 principles and what is the means of these principles and how they are applicable to the organization. जो अब बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या होता है कि जो गुलिक एंड उर्विक के प्रिंसिपल्स ही ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए उसी को बेसिकली एग्जाम में बहुत बार पूछता है, और उसके क्या मतलब रहे, वो कैसे एप्लीकेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके क्या इफेक्ट रहे, और उसके क्या मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, उसके क्या हमें इवेल्युएशन हुआ, वो सब देखेंगे। सो हैव अ प्रिंसिपल्स ऑफ गुलिक। Gulick specified trend principles of so have a one by one all these 10 principle. First, division of work. इसी को क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट, सेकंड, बेस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ देखिए एक एक करके एक्सप्लेन भी करते चलते हैं ताकि ज़्यादा मिस ना हो। देखिए जो डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन ये हमारा गुलिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रहा है आउट ऑफ 10। डिवीजन ऑफ वर्क इनका क्या रहा है, और डिवीजन ऑफ वर्क ही हमारा जो क्लासिकल थ्योरी का क्या था, सेंट्रल थीम था डिवीजन ऑफ वर्क। इस पे डिवीजन ऑफ वर्क पे बहुत ही ज़्यादा ये लोग इम्फेसाइज किए क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन से मतलब हमारा ये है कि जो राइट पर्सन राइट प्लेस पे होगा, मतलब कि जो टास्क स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क होगा। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट में
के जो क्या क्या टास्क है उनमें क्या होगा, स्पेशलाइज्ड वर्कर होंगे, स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक वर्कर होंगे, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव दियर गोल। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए लेदर का शूज बनाने का ऑर्गेनाइजेशन है, शूज, ये शूज बनाने का ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मान लीजिए कंपनी है, बेसिकली कंपनी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो शूज बनाने का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये है कि इसमें सारे डिपार्टमेंट हो गए, कोई डिपार्टमेंट होगा वो कटिंग का काम करेगा, लेदर कटिंग का काम करेगा, कोई डिपार्टमेंट होगा वो उसमें जो सोल हो गए सोल लगाएंगे, कोई होगा लेस लगाएंगे, कोई होगा उसमें नेलिंग का काम करेंगे, कोई होगा उसमें जो एडेसिव वगैरह लगा के उसमें जो चिपकाते हैं उसके शूज के ऊपर होम, वो सब करेंगे, कोई पैकेजिंग का काम करेगा। तो ये सब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ वर्क हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, इसी हिसाब से डिवीजन ऑफ वर्क क्या हुआ, डिवाइड हुआ। और हमारे जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में था, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि एफिशिएंसी की बातें नहीं की गई, तो वहां पे क्या था, ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क नहीं था, तो क्या करते थे, सारे लोग मिलके एक ही काम को करते थे, मतलब वहां पे वर्क डिवाइड नहीं था। जैसे मान लीजिए हमें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में 100 एम्प्लॉई हैं, 100 वर्कर हैं, तो 100 वर्कर मिलके सारे मिलके एक ही काम करेंगे, मतलब एक ही जो हमारा वर्कर होगा क्या करेगा, कटिंग का काम करेगा, फिर उसमें क्या करेगा वो सोल लगाएगा शूज में, फिर क्या करेगा वो लेसिंग का लेस लगाएगा उसका सुलेस, देन उसको पैकेज करेगा। तो ऐसे क्या होगा, एक वर्कर एक शूज को बना दिन में बनाएगा। तो यही चीजें हमारे जो क्लासिकल थ्योरी थे वो देखे, ऑर्गेनाइजेशन में इसको फील किए, तो उन्होंने पाया कि इससे क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन इनएफिशिएंट है, उसका आउटपुट मैक्सिमम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वर्कर क्या है बोर हो जाते हैं। और इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है कि इसमें क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क नहीं आएगा। अब कोई भी वर्कर पूरा काम कर रहा है, वही काम वो लेदर कटिंग का काम कर रहा है, वही काम वो शू लेसिंग का काम कर रहा है, वही नीलिंग का काम कर रहा है, और वही एडवर्टाइजिंग पैकेजिंग सारा काम एक ही एम्प्लॉय कर रहा है। तो क्या होगा, वो उसके लिए रिपीटेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, वो स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें लूथर गुलिक जी ने क्या किया, एक्सपीरियंस किया, और हमारा यही सेंट्रल सीनेट रहा है, हमारा थीम रहा है क्लासिकल थ्योरी का कि डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन हो। और उसके बाद इन्होंने क्या दिया, प्रिंसिपल दिया डिवीजन ऑफ वर्क का, और इसमें क्या हुआ, सारे काम को इन्होंने डिवाइड किया, डिपार्टमेंट क्रिएट किया, और उसके क्या किया, हर एक डिवीजन को अकॉर्डिंग स्पेसिफिक टास्क के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एम्प्लॉय को क्या किए, हायर किए, और इससे क्या हुआ, एफिशिएंसी आई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इन्होंने दिया कि बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है। बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो उसके क्या बेस रहेंगे, क्या प्राइमरी फोकस क्या रहेगा, उसके पीछे क्या उनका मोटो रहेगा क्रिएट करने का, ये दिए। हमने अपने जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरीज लेक्चर में बताया था कि 4 पीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, 4 पीज ऑफ गुल्लिक, लूथर गुल्लिक, ये मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे से, इसके कंफ्यूज मत होइएगा। यही है बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि गुल्लिक ने दिया था। और 4 पीज क्या क्या है, पी 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 4 पीज ऑफ गुल्लिक, बेसिकली क्या है, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने से पहले उसके पीछे क्या उसका मोटो रहा होगा, क्या उसका थीम रहा होगा, उसको क्रिएट करने के लिए वो 4 पीज उसके बताए हैं गुलिक जी ने। एक एक करके देखते हैं हम। पर्पज, देखिए अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, फंक्शन के लिए क्रिएट किया जाता है, तो क्या होता है, वो पर्पज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे हमारा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, देखिए जो पर्पज बेस्ड पे था उसमें क्या था, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जाता था। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, ये सब इसका क्या है, पर्पज, हेल्थ इश्यूज वगैरह की स्पेसिफिक पर्पज के लिए ये सब मिनिस्ट्रीज क्रिएट किए गए हैं, तो इसका फंक्शन था। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सो एंड सो, बहुत सारे। नेक्स्ट प्रोसेस, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है, उस प्रोसेस के बेस पे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जा रहा है तो प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे उसमें स्पेसिफिक कोई भी टेक्निक्स कर रहा है, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स वगैरह हो गया, इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब कि टेक्निकल
जितने भी चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें स्पेसिफिक प्रोसेस इन्वॉल्व है उस ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड वर्कर काम करते हैं, तो सब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ये मैं इसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसको अच्छे से देखिए, तो क्या होगा, कंसेप्ट क्लियरिटी आएगी और अच्छे से। एंड देन पर्सन बेस्ड, अगर किसी भी स्पेसिफिक पर्सन बेस्ड क्रिएट किया जाता है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, पर्सन बेस्ड। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन हो गया, और माइनॉरिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज हो गया, क्या है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, तो ये क्या हुआ, पर्सन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो जैसे हो गया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन हो गया, और मिनिस्ट्रीज ऑफ माइनॉरिटीज हो गया, ये सब क्या है, ये स्पेसिफिक ग्रुप के पर्पज के लिए क्रिएट किए गए, स्पेसिफिक ग्रुप के मतलब जो भी पीपुल है, पर्सन है, उसके लिए, तो क्या हुआ, पर्सन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हुआ। एंड लास्ट वन इज प्लेस। अगर स्पेसिफिक प्लेस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है तो हमारा क्या होगा, प्लेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जैसे एग्जांपल जोनल ऑफिस ऑफ रेलवेज, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये सब क्या हुआ, ये स्पेसिफिक प्लेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या हुआ, हमारा बेसिस हुए, 4Ps ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुए, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हुए भाई गुल्लिक के द्वारा। गुल्लिक जी ने ये बताया था 4Ps, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए जाते हैं तो उसके बेस क्या क्या होंगे वो बताए। तो बेसिकली फोर बेसिस बताए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से जाना जाता है। 4Ps ऑफ गुल्लिक के एग्जाम में बहुत बार आता है, सो राइट डाउन। नेक्स्ट देखिए, हमने दो प्रिंसिपल पढ़ लिए। हमारा पहला क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि स्पेशलाइजेशन था। नेक्स्ट था हमारा बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था। एंड थर्ड आएगा कोऑर्डिनेशन थ्रू हियरकी। हमारा तीसरा प्रिंसिपल क्या है, कोऑर्डिनेशन थ्रू हियरकी। बेसिकली ये जो 10 प्रिंसिपल है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं लूथर गुल्लिक जी के एक एक करके। सो थर्ड वन इज अ कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन थ्रू हियरकी का मतलब यह है कि जैसे देखिए, आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या किए, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंट में आपने क्या किया, डिवाइड किया। अगर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में डिवाइड हो गया तो वहां पे कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, अब ऑर्गेनाइजेशन में एक ही डिपार्टमेंट तो है नहीं, मतलब कि सारे लोग एक ही फ्लोर पे तो काम कर नहीं रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गया, और उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या है, आउटपुट्स हैं, काम है, डिवीजन ऑफ वर्क है। तो उन सारे, अब ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस तो एक रहेगा कि प्रोडक्टिविटी करना, प्रोडक्ट तैयार करना। बट उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट अपना कंट्रीब्यूशन, अपना आउटपुट दे रही है, और उन सारे आउटपुट को क्या करना है, सम अप करना है, सिंक्रोनाइज करना है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मींस दैट दे कैन मेक द प्रोडक्ट डिजायर्ड लेवल। तो इससे क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में। और ये कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव होगा, अब ऐसा तो है नहीं कोऑर्डिनेशन अपने आप आ जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन का अचीव करने के लिए हमारा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। मैनेजमेंट का कैसा वर्क रहा, वो कैसा मतलब स्किल रहा कि वो सारे डिपार्टमेंट, जो भी यूनिट्स है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट है, उनके काम को क्या करना, सिंक्रोनाइज करना, उन काम को ऐड करना, और लास्टली क्या करना, प्रोडक्ट तैयार करना, आउटपुट देना, मैक्सिमम आउटपुट देना। तो जो गुल्लिक जी ने, मतलब गुल्लिक जी ने जो बताया कि कोऑर्डिनेशन थ्रू हियरकी कैसे होगा, बेसिकली 2 पॉइंट उन्होंने बताए हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे अचीव किया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने 2 पॉइंट बताए। सो पॉइंट ये है, बाय ऑर्गेनाइजेशन, एंड द सेकेंड वन इज बाय डोमिनेंस ऑफ एन आइडिया। एंड देखिए, बाई ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या मतलब समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक हियरकी क्रिएट करना। ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर लेवल, स्ट्रक्चर बेस्ड आप ऑर्गेनाइजेशन अगर क्रिएट कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसमें क्या होगा, एक अथॉरिटी क्रिएट होगी। इससे क्या होगा, हमारा सुपेरियर क्या करेगा, सबऑर्डिनेट पे पावर, मतलब कि अथॉरिटी अपना आजमा सकता है। तो क्या होगा, ऑर्डर अगर पास करेगा तो अच्छे से फॉलो होगा। तो बेसिकली ये मेथड बताए हैं कोऑर्डिनेशन के बाई ऑर्गेनाइजेशन।
That is by interrelating the subdivision of work by allotting them to men who are placed in a structure of authority so that the work may be coordinated by orders of superior to subordinate reaching from the top to bottom of the entire enterprise. सो बेसिकली आप बाई ऑर्गेनाइजेशन से मतलब समझ सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक हियरकियल लेवल में क्रिएट करना और वहां पे एक ऐसी अथॉरिटी बनाना कि जो सुपेरियर क्या कर रहा है, ऑर्डर पास कर रहा है, और जो कि टॉप टू बॉटम वो अथॉरिटी फ्लो होगा, सो दैट कोई भी ऑर्डर अगर हमारा सुपेरियर पास कर रहा है तो सबऑर्डिनेट उसको क्या करे, फुलफिल करे. तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में. एंड नेक्स्ट वन इज बाय डोमिनेंस ऑफ एन आइडिया. बाई डोमिनेंस ऑफ एन आइडियाज का मतलब समझ रहे हो कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से मतलब समझ रहे हो ना, वन प्लान वन हेड होना चाहिए. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में अब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, डिफरेंट ग्रुप काम करेंगे, तो उनके क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होंगे, इंटरेस्ट होंगे, तो इससे क्या होगा कि टास्क पूरा नहीं होगा. बट अगर एक आइडियाज है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लान है, एक मोटो है, और उस प्लान को सारे लोग क्या करेंगे, अचीव करेंगे, अपने इंटरेस्ट से उसको जोड़ेंगे, तो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होगा. तो इससे क्या होगा, पहले तो कोऑर्डिनेशन होगा. अगर एक आइडियाज का डोमिनेंस रहेगा तो क्या होगा, उस आइडियाज को फुलफिल करने के लिए सारे ग्रुप काम करेगी, तो इससे क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ. या ग्रुप के मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, और सारे डिपार्टमेंट का क्या होगा, गोल उस आइडियाज को फुलफिल करना. तो एक मेथड रहा कोऑर्डिनेशन का कि एक आइडिया का डोमिनेंस हो. बाय द डोमिनेंस ऑफ एन आइडिया दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट सिंगलनेस ऑफ पर्पज इन द माइंड्स एंड विल्स ऑफ दोज हु आर वर्किंग टुगेदर एज अ ग्रुप so that each worker will of his own accord fit his task into the whole with skill and enthusiasm. This is the method by dominance of an ideas for the achievement of coordination. Next, fourth, deliberate coordination. बाई आइडियाज. देखिए जो इनका फोर्थ प्रिंसिपल है, डेलिबरेट कोऑर्डिनेशन बाई आइडियाज. मतलब इस कोऑर्डिनेशन को अचीव करना, कोई भी एक आइडिया मतलब डेलिबरेटली एक आइडियाज बनाओ. मतलब आइडियाज मीन्स दैट कोई प्लान बनाओ और उस प्लान के थ्रू क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो, तो यही होगा डेलिबरेट कोऑर्डिनेशन. एंड फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन थ्रू कमिटीज. भैया संभाल के जाओ. अब देखिए कमिटीज क्रिएट करो और कोऑर्डिनेशन के लिए, मतलब कमिटीज बनाया जाए, कमिटी क्या करे, कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. तो ये प्रिंसिपल है इनके, बेसिकली गुल्लिक जी के 10 प्रिंसिपल में से है. एंड सिक्स वन इज डिसेंट्रलाइजेशन और होल्डिंग कंपनी आइडियाज. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल में वहां पे क्या था, सेंट्रलाइजेशन था, बट गुल्लिक जी के जो 10 प्रिंसिपल है उसमें क्या है, इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को बताया. डिसेंट्रलाइजेशन से मीन्स दैट एनीथिंग दैट इंक्रीज द पावर ऑफ सबऑर्डिनेट. मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स दैट उसमें क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, जो भी अथॉरिटी हो अपने सबऑर्डिनेट को दे दो ताकि वो अच्छे से डिसीजन मेक करे, बनाए, और क्या हो, वर्क एफिशिएंटली हो. एंड सेवंथ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड हो. देखिए यूनिटी ऑफ कमांड का तो बहुत अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया था, जो कि हेनरी फ्योल जी का ये प्राइमरी प्रिंसिपल रहा है. तो इसका मतलब है कि सिंगल बॉस, एक सबऑर्डिनेट एक सुपेरियर से क्या हो, ऑर्डर रिसीव करे ताकि कंफ्लिक्ट क्रिएट ना हो. तो यह है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड. एट्थ, स्टाफ एंड लाइन. देखिए गुल्लिक जी ने स्टाफ एंड लाइन का कंसेप्ट दिया था. स्टाफ एंड लाइन एजेंसी मैंने बहुत अच्छे से क्रिएट करा दिया. इसका मतलब ये होता है कि जो एक ऐसी लाइन एजेंसी को एक
ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जीक्यूटिव एजेंसीज होनी चाहिए, डिपार्टमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, कोई भी प्लान हो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और वेयर एज स्टाफ एजेंसी ऐसे मतलब एक ग्रुप होने चाहिए जो कि लाइन एजेंसी को क्या करे, हेल्प करे, एडवाइस करे, प्लान बनाए, एग्जीक्यूशन में हेल्प हो लाइन एजेंसीज को। तो ये सब क्या है बेसिकली प्रिंसिपल्स थे, और यही प्रिंसिपल्स आप अगर कोरिलेट करोगे अपने मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में तो ये सब चीजें फॉलो हो रहे हैं। एंड 9, डेलीगेशन। Delegation means transfer of authority from superior to subordinate, from one executive to another, from one person to another, means that delegation. Or delegation is very important in the organization to decrease the overload of management and also for the training of the subordinate. ये सब क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें हर एक प्रिंसिपल्स मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आप जितने हमारे पुराने वीडियोज हैं, प्रीवियस वीडियोज हैं, वो एक एक करके अच्छे से देखो और सबको एक दूसरे से कोरिलेट करो ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियरिटी हो। 10th लास्ट वन इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। 10 कराओ यार, बहुत से 10 कराओ 10। स्पैन ऑफ कंट्रोल से तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या मतलब होता है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करके आप लोग बताइए, तो इससे पता चलेगा आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखा है कि नहीं। सो हियर आर 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय लुथर गुलिक। जो लुथर गुलिक के 10 प्रिंसिपल पे उन्हें एक एक करके हमने सारे को लिख दिया है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को ये भी मैंने बता रखा है इंट्रोडक्टरी चैप्टर में, फिर भी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। जो गुलिक जी ने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताया था गुलिक। गुलिक आइडेंटिफाइड द 7 फंक्शन ऑफ 7 फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पैसा दे दो। पब्लिक मैनेजमेंट या जो मैनेजर होगा हमारा, एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा, उसके क्या बताया इन्होंने 7 फंक्शन बताए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता लिया हूँ क्या है वो 7 फंक्शन क्या है। पोस्टकॉप जो हमारा ये प्रिंसिपल रहा है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। ये है गुलिक द्वारा दिया गया है, लुथर गुलिक द्वारा दिया गया है पोस्टकॉप विधि। ये क्या है बेसिकली एक्रोनीम है। ये सारी जो फंक्शन है 7 एलिमेंट है उसके पहले वर्ड लेटर को लेके एक एक्रोनीम बनाया है गुलिक जी ने, और बेसिकली इसी से उन्होंने फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझाया है। आइए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। POSD so here P is planning, सो पीज प्लानिंग मीन्स प्लानिंग मतलब जो हमारा मैनेजमेंट होगा, मैनेजर होगा, उसका क्या प्राइमरी फंक्शन होगा, प्लानिंग करना, फोरसीइंग करना, फ्यूचर की चीज़ों को क्या करना, प्लान करना, सो दैट कोई भी चीज़ हो उसमें परेशानी ना हो, एस्टिमेट अच्छा हो। तो ये क्या है फंक्शन है मैनेजमेंट का, मैनेजर का। बेसिकली मैनेजमेंट मतलब यहाँ मैनेजर से होगा। एंड ऑर्गेनाइजिंग, देखिए ऑर्गेनाइजिंग मीन्स बेसिकली होता है दैट इज स्टेबलाइजमेंट ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी थ्रू विच वर्क सब डिविजन आर अरेंज्ड, डिफाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड फॉर अ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। एंड ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्रिएट करना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसे स्ट्रक्चर में बनाना कि उसमें क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो।
और उनको एक अच्छे से सब डिवीजन में अरेंज करना, और ताकि ये सबका अपना काम डिफाइन हो और ऑब्जेक्टिव को क्या करें, फुलफिल करें। एंड एस एस फॉर स्टाफिंग। स्टाफिंग से मतलब है कि आपका रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग करना, मतलब सारे वर्क जो ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना, बढ़ावा देना, मतलब कि प्लानिंग करना ह्यूमन रिसोर्स को लेके। दैट इज द ऑल पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग एन इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क। सो स्टाफिंग का मतलब यही कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इस सब से क्या हो, ये भी फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट का। डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग। That is the continuous task of making decision and embodying them in specific and general orders and instructions and serving as the leader of the enterprise। मतलब डायरेक्टिंग मीन मतलब गाइडिंग करना, कंट्रोल करना, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना, गाइड करना, उनको एक अच्छे से कंटिन्यूअस टास्क में लाना। ये सब क्या है, फंक्शन है बेसिकली। एक मैनेजर, आप अपने दिमाग में सोचिए कि हमारा मैनेजर क्या क्या करता है, ये सब फंक्शन परफॉर्म करता है आपका मैनेजर। तो बेसिकली उसी को इन्होंने यहाँ पे हर एक फंक्शन के पहले वो लेटर को लिया है और एक एक्रोनिम बना दिया जो पोस्टकाप है। और बेसिकली वो क्या बोले, 7 एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। एंड CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग। और हमारे मैनेजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनमें क्या करना, लाइजनिंग करना, कोऑर्डिनेट करना, उनके सारे इफर्ट्स को क्या करना, सम अप करना। एंड रिपोर्टिंग, R स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग। और देखिए हमारा जो मैनेजर होगा उसका टास्क फंक्शन क्या होगा, रिपोर्ट करना। कोई भी जो हमारा प्रोडक्शन का काम चल रहा है, जो भी स्कीम चल रहा है, उसका क्या करना, फीडबैक देना अपने हायर अथॉरिटी को, हेडक्वार्टर को। तो रिपोर्टिंग का काम भी बहुत ही जरूरी है। दैट इज कीपिंग इन्फॉर्म्ड दोज टू whom the executive is responsible about what is going on. This includes keeping on oneself and one's subordinate informed through record, research and inspection. And the last V for budgeting. So budgeting means all that goes with budgeting in the form of fiscal planning, accounting and control. देखिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो मैनेजमेंट होगा, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बजटिंग करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल प्लानिंग होगा वो करना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना इसके चलने वाला नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट बजटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ये सब तो हमारा रहा किसके, गुल्ली के प्रिंसिपल्स थे, उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिकल थ्योरी को लेके। अब हम देखते हैं उर्विक जी ने क्या प्रिंसिपल्स दिए। सो हियर उर्विक स्पेसिफाइड 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वो क्या क्या प्रिंसिपल्स है, एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। सो पहला हमारा प्रिंसिपल जो रहेगा उर्विक के द्वारा, बेसिकली इन्होंने भी अपना प्रिंसिपल्स दिया ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी को लेके, एक स्ट्रक्चर को लेके, जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है उसको लेके। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला इनका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। उर्विक के जो 8 प्रिंसिपल्स है उसमें पहला प्रिंसिपल जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। इट मींस एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एन एक्सप्रेस पर्पस। मींस दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक्सप्रेस ऑब्जेक्टिव होता है। और वो ऑर्गेनाइजेशन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करेगा, इफोर्ट डालेगा। तो हमारा क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाई उर्विक। एंड सेकेंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस मीन दैट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, कोटरन्यूमस होना चाहिए, को इक्वल होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, साथ साथ होने चाहिए। एट ऑल लेवल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी कोटरन्यूमस एंड को इक्वल। और इसी को लेके हमारे उर्विक जी ने जो बताया था कि
इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही बेस्ट स्टेटमेंट है जो कि बताता है कि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए डेंजरस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज ए मीनिंगलेस। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी हियरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पैरेलल में होने चाहिए। एंड थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द सुपेरियर मस्ट टेक एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क ऑफ दियर सबॉर्डिनेट्स। मतलब कि आप देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसमें जो एफिशिएंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मैनेजर की होगी, सीनियर की होगी। तो क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सबॉर्डिनेट होंगे उनके काम के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड फोर्थ वन इज स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल से आप बहुत ही अच्छा समझते होंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पिरामिडिकल होना चाहिए, हियरार्किकल होना चाहिए। इसका बेसिकली यही मतलब है कि लेवल ऑफ हियरार्की में क्रिएट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट उनमें क्या हो, एक ऑर्डर अच्छे से फॉलो हो। ए पिरामिडिकल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर शुड बी बिल्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल से मतलब कि जो हमारा सुपेरियर होगा कितने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर रहा है अपने अंदर डायरेक्ट, इस सब चीज को क्या होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए। नो सुपरवाइजर कैन सुपरवाइज डायरेक्टली द वर्क ऑफ मोर देन 5 और एट द मोस्ट 6 सबऑर्डिनेट हुज वर्क इज इंटरलॉक्स। आप लोगों को मैंने बताया था स्पैन ऑफ कंट्रोल में एक प्रिंसिपल की उर्विक जी ने बताया था कि 5 to 6 सबऑर्डिनेट डायरेक्टली कंट्रोल करने चाहिए, जहां पे मतलब काम क्या होना चाहिए, रिपीटेटिव होना चाहिए, लोअर लेवल के होने चाहिए। एंड 8 to 12 हायर लेवल के लिए। तो ये क्या है, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ स्पैम ही तो है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। नाउ 6 प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन से मतलब हमारा क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। लिमिटिंग वंस वर्क टू अ सिंगल फंक्शन मीन्स दैट कि कोई भी अगर एक वर्कर कोई भी काम कर रहा है, स्पेसिफिक काम कर रहा है, तो वो उसी को करना चाहिए ताकि उसमें क्या हो, स्पेशलाइजेशन आए और एफिशिएंसी बढ़े। तो यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। एंड 7th प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट के क्या हो, आउटपुट के इफर्ट को क्या करे हमारा मैनेजमेंट, क्या करे, हार्मोनाइज करे, उनको सिंक्रोनाइज करे, सम अप करे, उनके इफर्ट्स को जोड़े और लास्टली क्या हो, एक एफिशिएंट आउटपुट हो। हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ डिफिनीशन। Principle of definition means clear prescriptions defining in writing of duties, authorities and responsibility of each position and its relationship with other positions. प्रिंसिपल ऑफ डिफिनीशन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि अगर हमारा मैनेजर है तो क्या होना चाहिए, उसका प्रिस्क्रिप्शन जो भी वो मतलब नॉर्म्स दे, रूल्स दे, वो क्या होना चाहिए, क्लियर कट में होना चाहिए। और हमारे मैनेजमेंट का क्या रोल होना चाहिए कि वो डिवीजन में जितने भी लोग एम्प्लॉय हो सबका काम स्पेसिफिक तरह से क्या करे, डिसाइड करे और क्लैरिटी हो एक दूसरे से, और उनमें क्या हो, एक अच्छा सा रिलेशनशिप क्रिएट करे। ये सब बेसिकली क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ डिफिनेशन। सो ये रहा हमारा उर्विक जी का 8 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ कि 1943 में उर्विक जी ने क्या किया, एक फेमस बुक अपना पब्लिश किया। उस पब्लिश का जो इंटाइटल था वो था द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लिख देता हूं इसको अच्छे से ताकि आप लोग नोट डाउन कर सके। इन 1943
Urvik published his most famous book. टाइटल क्या है उस बुक का? द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए, जो हमारा 1937 में आया था पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो 1937 में आया था. उस बुक को क्या किए थे दोनों लोग, गुल्लिक और उर्विक मिलकर पब्लिश किए थे. बट इन 1947 उर्विक जी ने एलोन क्या किया था, ये बुक द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिश किया था. देखिए, अब इस बुक का खास बात क्या है, द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बुक का खास बात क्या है? इस बुक का खास बात यह है कि जो हमारे उर्विक जी ने इसमें क्या किया, उर्विक जी ने फर्स्टली इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें उर्विक जी ने 29 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया. बेसिकली इन्होंने इनमें 29 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इन्यूमरेट किया. और वो 29 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, इन्होंने इस बुक में सारा कंपाइलेशन किया. जो हमारे कंपाइलेशन किया, कंपाइलेशन क्या क्या किया, जो हमारे एफ डब्ल्यू टेलर जी के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को, एंड हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल को, एंड अभी इसके इस लेक्चर के बाद हम एक और लेक्चर पढ़ेंगे, क्लासिकल थिंकर ही हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को लेके. उनको अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जो कि मूने एंड रिले जी का. मूने एंड रिले जी के जो प्रिंसिपल थे, बेसिकली 4 प्रिंसिपल थे प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, उसको लिया. एंड एमपी फॉलेट जी के आइडियाज को लिया. एंड वीए ग्रेकुनस जी के जो पर्सपेक्टिव थे उनको भी लिया. तो देखिए, ये सब जितने थ्योरीज थे, टेलर जी के साइंटिफिक थ्योरी, फ्योल्स 14 प्रिंसिपल, मूनेन्स रिले 4 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एमपी फॉलेट आइडियाज, वीए ग्रेकुनस पर्सपेक्टिव, इन सब के जितने भी प्रिंसिपल इफेक्ट थे उनको क्या किया, इस बुक में उन्होंने कंपाइल्स किया. और उसके बाद उन्होंने 29, आफ्टर दैट ही गिव द 29 एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और वो 29 हमारे प्रिंसिपल्स क्या क्या है, एक एक करके देखते हैं. बेसिकली उनका सारा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट वो 29 क्या क्या है उसको हम पढ़ेंगे. और इसका एक सिंपल ट्रिक भी है, आप लोग जो हमारे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल है उसको, मुन्ने जी के 4 प्रिंसिपल को, और हमारे टेलर जी के प्रिंसिपल्स को, और जो हमारे ग्रेकुलस और एमपी फॉलेट जी के आइडियाज को, सबको एक ऑर्डर में लिख दिया. तो यही हमारा क्या हुआ, इनके 29 प्रिंसिपल्स हुए. आइए एक एक करके देखते हो 29 प्रिंसिपल क्या क्या है. फर्स्ट है एप्लीकेटिव. सेकेंड एप्रोप्रिएटनेस. थर्ड है असाइनमेंट ऑफ फंक्शन. फोर्थ अथॉरिटी. फिफ्थ सेंट्रलाइजेशन. अब ये आपका टास्क है कि आप इसमें से हेनरी फ्योल के, मुन्ने के
और जो गुल्ली जी के सब प्रिंसिपल है उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए। मैं क्या है 29 को एक साथ लिख रहा हूँ। कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, 9 कोऑर्डिनेटिव प्रिंसिपल, 10th डेलीगेशन, 11 डिटर्मिनेटिव, 12 डिसिप्लिन, 13 इक्विटी, 14 फोरकास्टिंग, 15 फंक्शनल डिफिनीशन, 16 जनरल इंटरेस्ट, 17 इनिशिएटिव, 18 इंटरप्रिटेटिव, 19 इन्वेस्टिगेशन। ये सब देखिए ये किससे निकला है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन से इन्वेस्टिगेशन निकला है। 20 लीडरशिप, ये सब एमपी फॉलेट का है। लीडरशिप, ऑर्डर, 22 ऑर्गेनाइजेशन, 23 प्लानिंग, 24 रिवार्ड्स एंड सैंक्शन, अब देखिए रिवार्ड्स एंड सैंक्शन क्या है, एफडब्ल्यू टेलर का है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वाला जो बेस सिस्टम है, उसी को यहाँ अलग नाम से रिवार्ड एंड सैंक्शन प्रिंसिपल दिया। तो ये आपका काम है कि इसको सेग्रीगेट करना, क्योंकि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है अच्छे से। स्केलर प्रोसेस बेसिकली क्या है, हियरकी है हमारा। सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, स्प्रिट, स्प्रिट डिकॉप्स, स्टेबिलिटी एंड 29 स्टाफिंग। देखिए ये सारा स्टाफिंग किसका है, पोस्टकाप विधि है लूथर गुलिक का। सो देखिए हमारे क्या है 29 प्रिंसिपल्स ऑफ उर्विक थे। तो ये हमारा अब जो प्रिंसिपल गुल्ली के उर्विक के प्रिंसिपल सब खत्म हुए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, क्योंकि देखिए जब हम कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं बेसिकली किसके, क्लासिकल थ्योरी के प्रिंसिपल्स पढ़े, तो उसमें हमारा हेनरी फ्योल, उसके बाद गुल्लिक उर्विक एंड मुने रिले, इतना एक साथ में पढ़ना चाहिए, ताकि इनका, क्योंकि सबका मोटो एक था ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए था। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के लिए क्या किया, स्टडी किया, कंट्रीब्यूशन दिया। तो इनके क्या है, इन सब सारों का क्रिटिसिज्म एक में है, इन सब के प्रिंसिपल का क्रिटिसिज्म एक है। तो इसलिए पहले इनके सारे कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, देन इसके बाद इनके प्रिंसिपल का क्या सिग्निफिकेंस रहा, क्या क्रिटिकल इवोल्यूशन रहा इनके प्रिंसिपल्स का, इनके प्रिंसिपल्स के क्या इंपॉर्टेंस रहे, क्या रेलिवेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सब देखेंगे। और इन सभी का प्रिंसिपल किन किन बेसों पे क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि बेसिकली इनके सबका प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की को लेके है, स्ट्रक्चर को लेके है। और क्योंकि इन सबका मोटो क्या था, ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को बढ़ाना था, तो इन लोगों ने क्या किया था, ह्यूमन एक्सपेक्ट को निगलेक्ट किया था। तो इस वजह से क्या थे, हमारे जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के स्कॉलर्स थे, इनको क्रिटिसाइज किया। इनके जो ये पॉइंट था, निगलेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट वी शुड फर्स्ट स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज क्लासिकल थिंकर्स एंड दियर पब्लिकेशन, दियर
contribution in the organization. After that, sequentially we have studied the critical evaluation, significance and criticism of these thinkers. क्योंकि इनका सभी का जो इवेल्यूशन, क्रिटिकल इवेल्यूएशन रहेगा, सिग्निफिकेंस रहेगा, वो सब, और क्रिटिसिज्म रहेगा, वो सेम रहेगा. बस इनमें क्या है, इनके प्रिंसिपल डिफरेंस रहेंगे, इनके जो पब्लिकेशन है वो डिफरेंट रहेंगे, बाकी इनका मोटो सब कोई सेम है. एक दूसरे के बाद क्या किया गया है कि एक दूसरे के प्रिंसिपल को क्या है थोड़े और आगे इन्हेंस किए हैं सोसाइटी में, और उनका अप्लीकेटिव किए हैं. तो एक एक करके पढ़ते हैं. तो हम इसी वीडियो लेक्चर में कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मून एंड रिले पढ़ेंगे. So next topic is contribution of Moone and Riley. देखिए मून एंड रिले क्या है, अभी स्कॉलर है, क्लासिकल थिंकर के स्कॉलर हैं, थिंकर्स हैं. सो फर्स्ट हैव दियर फुल नेम. देखिए जो मूने है इनका पूरा नाम है जेम्स डी मूने. एंड रिले जी का नाम है एलन सी रिले. तो ये तो रहा इनका फुल नेम रहा, जेम्स डी मूने एंड एलन सी रिले. सो जेम्स डी मूने एंड एलन सी रिले वर द फर्स्ट इन यूएसए टू फॉर्मुलेट द क्लासिकल थिंकर इन 1931. ये देखिए जो हमारा इनका कंट्रीब्यूशन रहा, इनका मेन कंट्रीब्यूशन था कि यूएसए में जो थ्योरी था, क्लासिकल थ्योरी का, उसको क्या किए थे, फॉर्मुलेट किए थे. कितने, 1937 में, 1931 में दे फॉर्मुलेट दे फर्स्ट इन यूएसए टू फॉर्मुलेट द क्लासिकल थ्योरी. क्योंकि देखिए जो अभी क्लासिकल थ्योरी क्या था, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी तो अमेरिका में, यूएसए में था ही. उसके बाद हमारा क्या आया, हेनरी फ्यूल का, जो कि उनका सारा कंट्रीब्यूशन कहाँ रहा, फ्रांस में रहा, क्योंकि वो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे. देन हमारे गुल्लिक जी आए जो कि जापान में रहे. फिर उर्विक जी आए जो कि यूके में उनका कंट्रीब्यूशन रहा. बट अभी देखिए जो इनका जनरलाइजेशन था, इनके सारे प्रिंसिपल थे मैनेजमेंट के, वो क्या हुआ था, डोमिनेंस नहीं पाया था अपना यूएसए में. तो इनका सबसे पहले कंट्रीब्यूशन जो रहा इस थ्योरी को लेके 1931 में मूने एंड रिले जी ने क्या किया था, फॉर्मुलेट किया था इस थ्योरी को सबसे पहले. और कब फॉर्मुलेट किया था, बेसिकली जब मूने रिले जी ने एक बुक दिया था, एक बुक पब्लिश किया था. कौन सी बुक थी उनका, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको ध्यान कीजिएगा. मूने एंड रिले जी का है ऑनवर्ड इंडस्ट्री. देखिए 1931 में ऑनवर्ड इंडस्ट्री इनका बुक पब्लिश हुआ. और इसी बुक के पब्लिश के बाद यूएसए में जो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी था, वो क्या हुआ, डोमिनेंस पाया, बहुत ही पॉपुलर हुआ. ऑनवर्ड इंडस्ट्री इनका क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन था. एंड आफ्टर दैट इन लेटर 1939, इन 1939 क्या किए थे उन्होंने, इसी सेम बुक को क्या किए थे, रीपब्लिश किए थे विद अनदर इन टाइटल्स. फिर उसके बाद उसका इन टाइटल क्या हुआ, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ. They republished the same book under new title. और फिर उन्होंने क्या टाइटल दिया, द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
देखिए ये सब जो पब्लिकेशन है उनके ईयर है और वो कब रिपब्लिश हुए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये सब कंफ्यूजिंग पॉइंट है, एग्जाम में आएंगे। ऑनवर्ड इंडस्ट्री, मून एंड रिले, पब्लिश इन 1931, एंड द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाई मून एंड रिले, पब्लिश इन 1939। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब नोट कीजिएगा। देखिए उनका जो द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था बुक, इसमें इन्होंने अपना 4 प्रिंसिपल दिया। इन्होंने अपना क्या दिया? 4 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इनका बुक जो था द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इन्होंने 4 प्रिंसिपल ऑफ 4 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया। आइए लेट्स सी व्हाट आर दीज 4 प्रिंसिपल वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। So, what is the mean of coordination in their principles? Monet defined coordination as the orderly arrangement of group effort to provide unity of action in the pursuit of common purpose. According to him, coordination is the first principle of organization. We have seen in the administrative principle of organization chapter in chapter 2. According to Monet and Riley, coordination is the फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन को बताया। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन को क्या बताया कि ये पहला प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पहला प्रिंसिपल है। और कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के लिए। एंड नेक्स्ट है स्केलर प्रोसेस। सेकेंड वन इज स्केलर प्रोसेस। स्केलर प्रोसेस से आपका समझते हैं आप, आपको यह समझना चाहिए कि स्केलर प्रोसेस इज हियरार्किकल प्रोसेस, मींस पिरामिडिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मून एंड रिले एम्फेसाइज हियरार्की इन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड कॉल्ड इट द स्केलर प्रोसेस। हियरार्किकल प्रोसेस कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए? पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में होना चाहिए, मतलब कि वहां पे सीनियर सबऑर्डिनेट इस सब का एक अरेंजमेंट, एक डिजाइन, अच्छे से स्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन होना चाहिए। So what is the means of functional differentiation? Monet and Riley has suggested that the functional principles should be followed in organization tasked into departments. According to them, functionalism means the differentiation between kinds of duties. फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझ सकते हो कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ ड्यूटीज है उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटना, अलग अलग टास्क देना, एक फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो रहा है। देखिए सारे डिपार्टमेंट 1 2 3 4 हो गए, हर एक डिपार्टमेंट का क्या होगा? अलग अलग टास्क होगा, अलग अलग टास्क होगा। तो ये चीज हमारा ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। बेसिकली इसको बताया गया है, मूने एंड रिले जी ने इसको फंक्शनल डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल दिया है। एंड लास्ट वन इज लाइन एंड स्टाफ। देखिए लाइन एंड स्टाफ का तो प्रिंसिपल गुलिकन उर्विक जी ने भी दिया था, और ये हमारा इसमें भी है, मूने एंड रिले जी ने भी लाइन एंड स्टाफ का प्रिंसिपल्स दिया है। सो फोर्थ वन इज लाइन एंड स्टाफ प्रिंसिपल। Moon and Riley suggested that line management should be vested with the authority to get things done. At the same time, they recognize the role of staff in providing advice and information. According to Moon, the staff is an expansion of the personality of the executive. It means more eyes, more ears, and more hands to aid him in forming and carrying out his plan. वही सेम मतलब है कि हमारा जो लाइन एजेंसी है वो क्या करेगा? टास्क एग्जीक्यूशन के लिए रहेगा। स्टाफ प्रिंसिपल क्या करेगा?
वो प्लानिंग के लिए रहेगा, असिस्टिंग के लिए रहेगा। तो बेसिकली ये हमारा 4 प्रिंसिपल है मून एंड रिले जी के द्वारा, जो कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के। एंड नाउ सी द क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। अब इस क्लासिकल थ्योरी में जो इवैल्यूएशन हो रहा है वो सबका होगा, मतलब कि टेलर, फ्योल, उर्विक, गुल्लिक एंड मून एंड रिले, सभी जितने क्लासिकल थिंकर्स थे उनके प्रिंसिपल का क्या है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन होगा। अब बेसिकली क्योंकि अब क्लासिकल थिंकर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी प्रिंसिपल के वो कंप्लीट हो गए, तो अब उनका क्या क्रिटिकल इवैल्यूएशन रहा वो देखेंगे एक एक करके। सो जो हमारा अब टॉपिक होगा क्रिटिकल इवैल्यूएशन का होगा। क्रिटिकल इवैल्यूएशन किसका होगा, क्लासिकल थ्योरी। किसका होगा, क्लासिकल थ्योरी का। क्लासिकल थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन वेरियस ग्राउंड बाय वेरियस सोशल साइंटिस्ट। by various social scientists। सो एक एक करके देखते हैं पहले किस किस बेस पे क्रिटिसाइज हुआ है। सो पहला पॉइंट जो होगा हमारा क्रिटिसिज्म में होगा, इट इज क्रिटिसाइज एज एन अनसाइंटिफिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला जो बेस होगा क्रिटिसाइज होने का होगा अनसाइंटिफिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी था उसमें क्या था, हर एक चीज साइंटिफिकली टेस्टेड था। देन क्या हुआ, साइंटिफिकली टेस्टेड एक्सपेरिमेंटेड रिसर्च होने के बाद वो जो प्रिंसिपल्स दिए थे हमारे फ्योल जी ने, वहीं पे हमारे क्या है, हेनरी फ्योल जी ने क्या किया था, एक्सपीरियंस बेस्ड दिया था। तो उनको जो हमारे वेरियस स्कॉलर थे, सोशल साइंस के स्कॉलर थे, तो हमारे फ्योल जी के जो क्लासिकल थ्योरी था उसको क्रिटिसाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ अनसाइंटिफिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। It is said that the theory was not tested, verified under scientific condition, controlled and repeatable. Thus, the empirical basis of the theory is inadequate to support its element. The critics said that the theory is full of inconsistencies, tautologies, and lack of sophistications. Herbert Simons and Dwight Waldo stated that the methods used by classical school were simply not scientific. देखिए जो हमारा हर्बर्ट साइमन जी थे, साइमन जी एंड ड्यूट वाल्डो जी, इन्होंने बोला कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इज नॉट साइंटिफिक। और वहीं पे हमारे फ्योल जी क्या बोलते हैं, फ्योल जी बोलते हैं कि उनके जो प्रिंसिपल है क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, वो सभी जगह हर एक स्फीयर ऑफ फील्ड में क्या होगा, इक्वली अप्लीकेबल होगा। बट और जो हमारे क्रिटिसाइज हुआ कि वो साइंटिफिक नहीं है। देखिए सेकंड जो पॉइंट है वो है कि उनमें बताया गया कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन निग्लेक्ट ह्यूमन डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इट इज क्रिटिसाइज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डायमेंशंस। ह्यूमन एक्सपेक्ट को इसने क्या किया था, इग्नोर कर दिया था। ह्यूमन डायमेंशन से आप क्या समझते हैं, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मीन्स दैट कि जो हमारे वर्कर्स होंगे उनके सोशल साइकोलॉजिकल नीड क्या है, इस सब के बारे में क्लासिकल थ्योरी में कहीं भी जिक्र नहीं है, मतलब फोकस नहीं है। ओनली क्या है, एफिशिएंसी को लेके, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को लेके, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को लेके बातें हैं। कहीं पे भी लेके वर्कर के जो सोशल
रिक्वायरमेंट है, उनके क्या सोशल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन है, उसकी कहीं पे जिक्र नहीं है। इस बेस पे क्या हुआ है, थ्योरी क्रिटिसाइज हुआ। देखिए अब इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। इसमें बेसिकली 2 पॉइंट है, इसमें 2 स्कॉलर ने इस बेस पे क्रिटिसाइज किया है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। तो पहले इसमें है, हमारे जो पहले स्कॉलर हैं वो है वारेन बेनिंस। ये सब पॉइंट पूछने वाले हैं एमसीक्यू में, सो रिमेंबर कीजिएगा। वारेन बेनिंस ने बताया कि जो हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या प्रिंसिपल है, वो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पीपुल, बिकॉज इट निग्लेक्ट द human aspect, it only focuses on the administration, organization and hierarchy structure of the organization, but neglect the human aspect, so that he defines that organization without people. इन्होंने बोला कि जो फोकस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, फोकस ऑफ क्लासिकल थ्योरी इज ऑन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पीपुल। इसका इन्होंने एक बेसिकली सरकाजम वे में बोला है कि इनका जो क्लासिकल थ्योरी का फोकस था वो ऑर्गेनाइजेशन पे था, और वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बिना पीपुल के, मतलब बिना एम्प्लॉयमेंट को, ओनली मशीन। इस बेस पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया, किसने, वारेन बेनिंस ने। सो ये पॉइंट ध्यान कीजिएगा। मार्च एंड साइमन हैव डिस्क्राइब इट एज अ मशीन मॉडल थ्योरी, और जो मार्च एंड साइमन जी ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोला, मशीन मॉडल बोला, मशीन मॉडल थ्योरी। मशीन मॉडल थ्योरी बोला। ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिएगा, एमसीक्यू में पूछेगा कि क्लासिकल थ्योरी किन किन बेसों पे क्रिटिसाइज हुआ, और कौन कौन से स्कॉलर ने उसको क्या मतलब कि नाम से क्रिटिसाइज किया, क्या अनदर नाम दिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो स्कॉलर्स थे, बेसिकली कोई स्पेसिफिक स्कॉलर का नाम नहीं है, बट स्कॉलर्स लोग ने बोला कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो हमारा एटोमिस्टिक है। अब एटोमिस्टिक मीन्स क्या होता है, बिकॉज इट व्यू ह्यूमन बीइंग इन आइसोलेशन फ्रॉम द फिलो मैन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो हमारे इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर है उनको ग्रुप से अलग आइसोलेट करके बताया, मतलब उसका कहीं जिक्र नहीं, इसलिए इसको क्या बोला, क्लासिकल थ्योरी को एटोमिस्टिक बोला। एंड मैकेनिस्टिक व्यू पे भी ये थ्योरी हमारा क्या हुआ, क्रिटिसाइज हुआ। द थ्योरी हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज अ मैकेनिस्टिक बिकॉज इट फेल्स टू एक्सप्लेन द डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। देखिए जो हमारा क्लासिकल थ्योरी था, ये क्या था, ऑर्गेनाइजेशन के डायनेमिक जो ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने में क्या हुआ, फेल हुआ। और इसने क्या एक्सप्लेन किया, ओनली एफिशिएंसी पे जोर दिया। और इसका क्या मेन फोकस था, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, वर्कर है, वो बोले क्या होते हैं, मोनिस्टिक होते हैं। मोनिस्टिक मतलब वो बेज वगैरह सैलरीज से क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। इन्होंने जो एम्प्लॉय को क्या बोला, इकोनॉमिक मैन बोला। इसीलिए इसको हमारे जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के स्कॉलर थे, इसको बेसिकली मैकेनिस्टिक या मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल बोलते, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। और मैकेनिस्टिक देखिए इसमें क्या था, इकोनॉमिक बोला पहला पॉइंट। और इसमें इन्होंने कंपेयर किया कि जो हमारे जो इम्प्लॉय है उनको बेसिकली मशीन बनाया, रोबोट बना दिया। किसको, इम्प्लॉय को। क्यों, क्योंकि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, एफिशिएंसी पे जोर दिया गया था, बस काम काम कराना है एक। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा ये थ्योरी क्या हुआ, मैकेनिस्टिक थ्योरी हुआ। इसी बेस पे थ्योरी क्या हुआ, क्रिटिसाइज हुआ है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड एमसीक्यू है ये, बेसिकली इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिक ऑफ द मोस्ट
important critique of classical theory of organization is Herbert Simon. He described the principle of organization as a proverb, myth, slogan, and pompous initiatives. तो बेसिकली ये सब चीज़ें हर्बर्ट ए साइमन ने क्या बताया कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था बेसिकली क्या है, प्रोवर्ब है, मीथ है, एक प्रैक्टिकल बेस पे नहीं है। क्या है कि उसको जो साइंस से रिलेट किया है, तो उन्होंने बताया कि ये साइंस नहीं है, एक प्रोवर्ब। उन्होंने बताया कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे क्या है, साइंटिफिकली वैलिड नहीं है, और इससे क्या होगा, ये मतलब यूनिवर्सली अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। ही रिमार्क्ड the principle of are not scientifically valid, hence they are not universally applicable। और देखिए वो किस बेस पे क्रिटिसाइज हुआ, ओवर सिंप्लीफिकेशन पे। Oversimplified means that the theory has also been criticized on the ground that it has oversimplified human motivation. It assumed each worker to be an economic man who is interested in maximizing his income. Accordingly, it has not taken any note of non-economic fact. And another, देखिए जो हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेसिकली क्या बताया गया, नॉर्मेटिव थ्योरी बताया गया। नॉर्मेटिव थ्योरी है, और नॉर्मेटिव थ्योरी से आप क्या समझते हैं कि नॉर्मेटिव थ्योरी मीन्स व्हाट ऑट टू बी रेदर देन व्हाट इज, मतलब प्रैक्टिकली में क्या है उससे नहीं है, क्या होना चाहिए वो सब चीजें बताया, और प्रैक्टिकली में क्या हो रहा है वो नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव थ्योरी। व्हाट ought to be rather than what is। And also classical theory of administration described as a static model। static model इसको बताया गया, why, because it treats an organization as a closed system। It treat an organization as a closed system। अब क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ये भी अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि क्लोज सिस्टम होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अगर इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है तो क्या होगा, क्लोज सिस्टम होगा। यहां लिख देता हूं, अनइन्फ्लुएंस्ड बाई द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। The system approaches to organizational analysis highlighted
his drawback of classical theory. That's why it is called static model, because it is a treated organization as a closed system. And also it is criticized on the basis of it describe only formal structure of organization. Formal structure of organization and neglect informal informal organizational process. देखिए जो हमारा क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी था वो क्या था, बेसिकली फॉर्मल स्ट्रक्चर पे ज़्यादा इम्फेसाइज किया था, और जो ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, इनफॉर्मल प्रोसेस है, उसको क्या किया है, बेसिकली टोटली अनफोकस्ड है, इग्नोर्ड है. दैट्स व्हाई इट इज क्रिटिसाइज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. तो देखिए बेसिकली मैं बताता हूँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वेल प्लान्ड है, वेल प्लान्ड बना हुआ है, उसमें सब एक चीज़ें क्या है, रूल एंड रेगुलेशन रिटर्न बेस्ड है, तो क्या होगा, हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा. ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डेलिबरेटली एंड रेशनली डिजाइंड, स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड होगा. स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड होगा, वेल वेल डिजाइंड होगा, डेलिबरेटली क्या होगा, स्टेबलाइज्ड होगा. वेयर एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज, और अगर हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, सोशल रिलेशन. अब सोशल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जो इंप्लॉई होंगे, मैनेजर होंगे, सबका अपने अपने साथ एक कोऑपरेशन होगा, एक कोऑर्डिनेशन होगा बियॉन्ड द रूल, तो क्या होगा, हमारा इनफॉर्मल रिलेशन होगा. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मार्च एंड Herbert Simons in their book Organizations, important, write down, in their book Organizations have pointed out following limitations. What are the limitation? Motivational assumptions theory are improper. In their classical administrative theory, motivational assumption theory are improper, means that no focus on motivational points of the workers, and role of intra-organizational is limited. जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रोल था ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में, वो क्या था, लिमिटेड था. तो बेसिकली देयर आर मेनी लिमिटेशन गिवन बाय द डिफरेंट स्कॉलर्स, बट इन योर syllabus is there limited. So I have depicted only two limitations. Now see the significance of classical theory of administration. So despite many critics, the administrative principle of organizations, means that classical theory of organization contributed the most important significance to the organizations and make the organization efficient, and also use their techniques and applicable to the diverse field of organization like government organization, private organizations, and make the all organization efficient. So developed administration into science. So you have seen in traditional organizations what is called organization called as an art, but after the establishment, after the advancement of development theory, classical theory, management theory, administration called as a science. देखिए जो हमारे ट्रेडिशनल टाइम में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसको क्या बोलते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को एक आर्ट बोलते थे, कि एक कला है, मतलब कि मैनेजमेंट करना, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, उसको इफेक्टिवली सब कुछ करना, वो क्या है, आर्ट है. बट आफ्टर हमारा क्या हुआ, क्लासिकल थ्योरी के एडवांसमेंट के बाद क्या हुआ, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोला गया, ये आर्ट नहीं, ये साइंस है, मतलब आर्ट एज वेल एज साइंस है. और इसको कौन बोला था, वुड्रो विल्सन ने बोला था कि वुड्रो विल्सन ने बोला था कि ये हमारा आर्ट एंड साइंस है.
एंड यूज ऑफ सर्टेन मैनेजमेंट टेक्निक्स। और क्या हुआ देखिए, हमारे मैनेजमेंट में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज किए जाने लगे, किसके एफिशिएंट वर्क के लिए, एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी के लिए। एंड सेट ऑफ कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्या हुआ, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आए, उनको क्या हुआ, अडॉप्ट किए गए, उनको ग्राउंड लेवल पे उनका प्रयोग हुआ और उनका रिजल्ट देखा गया और अच्छा रिजल्ट रहा, पॉजिटिव रिजल्ट रहा। तो क्या हुआ, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंस है किसका, हमारे जो क्लासिकल थ्योरीज हैं। एंड कंक्लूजन, क्लासिकल थ्योरी वाज most influenced during 1930 to 1950 in the USA. It influenced many administrative committees like Brownlow Committee 1937, the first Hoover Committee 1949, second Hoover Commission 1955। देखिए MCQ में आएगा, मीन्स आ सकता है, तो आप लोग ये कमीशंस और इनके ईयर्स ध्यान रखिएगा। बेसिकली आगे जब नेक्स्ट लेक्चर्स आएगा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ USA, फ्रांस, यूके, इस सब में ये सब सारे कमीशन का अच्छे से जिक्र होगा। फिर भी मोटी मोटा इतना जानिए, जो ब्रोनली कमेटी है हमारा क्या है, प्रेसिडेंट का कमेटी है, इसको ऑल्सो बोलते हैं प्रेसिडेंट कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसके एफिशिएंट वर्क के लिए ये कमेटी बनाया गया था। वैसे सेम है जो हूवर कमीशन का भी जो गठन हुआ था, मतलब ये कमीशन बना था एफिशिएंसी को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन के, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को लेकर कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी कैसे लाई जाए। बेसिकली ये सब कमीशन इसीलिए बने गए थे, इसलिए ये क्या हुआ, इन्फ्लुएंस्ड हुआ है किसके थ्योरी से, मैनेजमेंट थ्योरी से। सो ये रहा हमारा क्लासिकल थ्योरी, अब खत्म हुआ है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ये भी बेसिकली क्लासिकल थ्योरी के अंडर आता है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी हमारा क्या है, एक अम्ब्रेला व्यू है, उसके अंडर हमारा क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, देन क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है जिसको हम क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी बोलते हैं, देन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, सॉरी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है। देन हमारा क्लासिकल थ्योरी खत्म होगा, देन हम मूव टू करेंगे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या है, उसी को आल्सो हम बोलते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो हम एक सीरियली पढ़ेंगे। उसके बाद हम जब एग्जाम के टाइम आएगा तो उसमें एक डायग्राम से सारे थ्योरीज को, सारे थिंकर के क्लास को, और किस क्लास में कौन से थिंकर आते हैं उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे। बेसिकली मैराथन होगा, तो अभी टाइम है तो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। थैंक यू।